इंडियन एम्बेसी का क्या रिस्पॉन्स है जब से ये सारा कुछ शुरू हुआ है? मैं जब मेट्रो स्टेशन पे थी तो उनको फ़ोन किया था, मतलब हो गए 4 के दिन पहले। तो उसने यही कहा कि मम्मा उन्होंने हमारे साथ बहुत गंदे तरीके से बात की है। परसों से वो उनको मेट्रो से निकाल के उन्होंने जो भी जैसे गाइडेंस आई थी कि उसके अकॉर्डिंग वो रेलवे स्टेशन पहुंचे खारकीव के। तो खारकीव के रेलवे स्टेशन पे उन्होंने फुल डे वेट किया, उनको भी ट्रेन वो कैच नहीं कर सके। फूड वगैरह का तो अभी कोई ज़्यादा है नहीं उनकी अरेंजमेंट। कल उनको इवनिंग में उनको एक सूप और ब्रेड के पीस वगैरह कुछ मिले थे और ब्लैक टी वगैरह। और आज अभी तक एक लास्ट 1 आवर पहले तक उनको एक चॉकलेट ही मिल पाई है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई उधर उस जगह पे खारकीव में किसी के लिए भी कोई हेल्प नहीं पहुंची। और मुझे तो पर्सनली तो ये लगता है कि खारकीव का यूक्रेन की लैंड पर किसी की हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पहुंची, ऑन द लैंड ऑफ यूक्रेन कंट्री। इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, उनके एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो इंडिया में फ़ेल होते हैं नीट में, वो लोग जाते हैं यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ में पढ़ाई के लिए। तो एज अ पेरेंट आपका इस चीज़ पे क्या रिएक्शन है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू स्कूप। आई एम संकेत गोयल और आज हम हैं जलंधर में एक फ़ैमिली के साथ जिनके फैमिली से कोई यूक्रेन में फंसा हुआ है। आइए उन्हीं से जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जब से वॉर यूक्रेन में शुरू हुई है उनकी क्या कंडीशन है और उनके फैमिली मेम्बर्स जो यूक्रेन में स्टक हैं, स्ट्रैंडेड है, और उनके आगे के फ्रेंड्स, उनके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे। तो आपका नाम? मेरा नाम हरदीप सिंह है जी। आपकी फैमिली से कौन है यूक्रेन में? बेटी है, बेटी। तो कितना टाइम हो गया उनको यूक्रेन में आज? उसको आज वैसे तो 2 इयर्स हो गया, अब सेकेंड ईयर उसका चल रहा है MBBS का वहाँ पे। और एज ऑन डेट जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है तो आज आई थिंक नाइन्थ डे है जो वो फंसी हुई है। पहले उसने मेट्रो में टाइम काटा, अब पिछले परसों से वो उनको मेट्रो से निकाल के उन्होंने जो भी जैसे गाइडेंस आई थी कि उसके अकॉर्डिंग वो रेलवे स्टेशन पहुँचे खारकीव के। तो खारकीव के रेलवे स्टेशन पे उन्होंने फुल डे वेट किया, उनको भी ट्रेन वो कैच नहीं कर सके। तो इवनिंग में फिर गाइडेंस वो एडवाइजरी आ गई कि इनको खारकीव स्टेशन को खाली कर दो, यहाँ अटैक वगैरह हो सकता है। तो टू बी सेफ साइड उनको पिसोचिन के लिए शिफ्ट करने के लिए जो एडवाइजरी के अकॉर्डिंग बाई वॉक जाने के लिए कहा। तो 16 किलोमीटर के अराउंड बाई वॉक उस दिन परसों इवनिंग में चल के बर्फ़ पे वहाँ पहुँचे हैं वो। तो वहाँ पे उनके कंसल्टेंट जो अमृतसर से एडुपीडिया कंपनी के डॉक्टर करण संधू, उन्होंने एक हॉस्टल मीन्स एक हॉस्पिटल अरेंज किया टू लिव इन दैट हॉस्टल, स्टे इन दैट हॉस्टल। तो वो हॉस्पिटल में ही स्टे कर रहे हैं परसों से। और अभी फूड वगैरह का तो अभी कोई ज़्यादा है नहीं उनकी अरेंजमेंट। कल उनको इवनिंग में उनको एक सूप और ब्रेड के पीस वगैरह कुछ मिले थे और ब्लैक टी वगैरह। और आज अभी तक एक लास्ट 1 आवर पहले तक उनको एक चॉकलेट ही मिल पाई है। जो भी वो अरेंज कर पा रहे अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं वैसे तो वो कंसल्टेंट। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई उधर उस जगह पे खारकीव में किसी के लिए भी कोई हेल्प नहीं पहुंची। और मुझे तो पर्सनली तो ये लगता है कि खारकीव का यूक्रेन की लैंड पर किसी की हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पहुंची, ऑन द लैंड ऑफ यूक्रेन कंट्री। जो भी वो हेल्प कर रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके पहुँच रहे हैं बाई ऑन मीन्स, जो भी वे जिस तरीके से वो पहुंच रहे हैं, उसके बाद उस कंट्री में एंटर करने के बाद भी अब इनकी टीम्स पहुंच गई हैं वहाँ पे इनको रेस्क्यू करने के लिए बाई प्लेन। अदरवाइज़ उस कंट्रीज़ की भी काफ़ी हेल्प है जहाँ वो पहुंच रहे हैं। अभी तक तो यही है। अभी हमारा कॉन्टैक्ट लास्ट 2 आवर से अभी बेटी से नहीं हुआ क्योंकि ऑन नेट अभी नहीं मिल पा रहा उसका। तो इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली इंडियन एम्बेसी का क्या रिस्पॉन्स है जब से ये सारा कुछ शुरू हुआ है? बेटी ने जब मेट्रो स्टेशन पे थी तो उनको फ़ोन किया था, मतलब हो गए 4 के दिन पहले। तो उसने यही कहा कि मम्मा उन्होंने हमारे साथ बहुत गंदे तरीके से बात की है। पूरी बात नहीं की, लेकिन बहुत गंदे तरीके से बोल रहे हैं। फिर फ़ोन काट दिया उन्होंने। इंडियन एम्बेसी कीव वालों ने कीव में किया था उन्होंने फ़ोन। तो यही इतना फिर हमने कहा भी चलो अब और कोई वे आउट देखो। फिर हमने उनके कंसल्टेंट्स के थ्रू बात की होंगी। उनके कंसल्टेंट का जो डॉक्टर संधू हैं मैक्सिमम टाइम वहीं रहते हैं, वो उस टाइम भी अवेलेबल थे खारकीव मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे मैक्सिमम हॉस्टल में ही रहते हैं। तो वो हॉस्टलर के साथ ही थे। तो फिर हमने उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग वहीं मेट्रो पे स्टे करना ठीक समझा। उन्होंने कहा जब तक हमें कोई और एडवाइजरी नहीं आती टू बी सेफ साइड जाने के लिए, तो तब तक आप मेट्रो में रहो। कि ये फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट के नीयरेस्ट जो मेट्रो है उसमें इन्होंने अंडरग्राउंड अपने आप को शेल्टर लिया हुआ था फ्रॉम बम्बारमेंट, टू सेव फ्रॉम बम्बारमेंट।
और उसके बाद उन्होंने फिर कल परसों उन्होंने कहा कि अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अटैक बढ़ रहे हैं, तो हम स्टेशन की तरफ निकलते हैं। तो वो अपने ऑन एफर्ट से ही किसी तरीके से मेट्रो से सवेरे 4 बजे निकल के मेट्रो के अंदर से ऑन द रोड में रिस्क में जब वहाँ बमबारी हो रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो बच्चे अपने आप ही गए हैं पैदल वहाँ से। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर पैदल चल के फिर उनको एक टैक्सी मिल गई। वो भी रिस्क था कि टैक्सी कहाँ जाएगी कहाँ ले, वो हमें भी नहीं पता था। तो इन्होंने, ये ज़रूर है कि वहाँ पे लाइट और नेट अभी तक चल रहा है उस कंट्री में, ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल है। तो उन्होंने हमें एडवाइस, बच्चों ने पूछा कि हम टैक्सी पकड़ लें या ना पकड़ लें। फिर हमने उनको कहा भी रिस्क है, पकड़ ही लो, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो वो 2 किलोमीटर टैक्सी पकड़ के वहाँ पे गए। उसके भी उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस काफ़ी दिए क्योंकि वहाँ पे टैक्सी अवेलेबल ही नहीं है। स्टेशन में पहुँचने के बाद फुल डे वहाँ उनके सामने 3 ट्रेनें निकल गई क्योंकि उसको पिक नहीं कर सके रश की वजह से। क्योंकि कुछ वो प्रेफरेंस भी अपनी कंट्री के लोगों को दे रहे हैं क्योंकि अदरवाइज़ वहाँ पे रश है, अगर वो रश ना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो बच्चे किसी भी बाई मीन्स चढ़ जाते हैं जो ट्रेन के अंदर, उनको वहाँ बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, जगह मिल जाती है उसको। उन बच्चों को मिली है, हमें इसके साथ के बच्चे जो भी गए वहाँ, तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम। लेकिन इनके लिए मीन टाइम शाम को जो एडवाइजरी आ गई, एडवाइजरी की वजह से इन्होंने वो छोड़ना पड़ा। अदरवाइज शायद नाइट में इनको मिल सकती थी ट्रेन, लेकिन वो नाइट तक वेट नहीं किया एडवाइजरी की वजह से। वो ये शिफ्ट करके पीछोचिन जो विलेज इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी में डाला था, उधर बाई वाक चले गए। अभी तक वहाँ पर ही हैं पिछले 3 दिनों से। तो इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, उनके एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो इंडिया में फ़ेल होते हैं नीट में, वो लोग जाते हैं यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ में पढ़ाई के लिए। तो एज अ पेरेंट आपका इस चीज़ पे क्या रिएक्शन है? नहीं सर, ये तो गलत बात है। नीट में अगर वो फेल होंगे तो वो कैसे वहाँ पे भी कैसे करेंगे? एलिजिबिलिटी तो नीट रिक्वायर्ड ही है ना, पास होना नीट की एलिजिबिलिटी ज़रूरी है। नीट फेल तो एलिजिबल ही नहीं है। या फिर उनका ये मीनिंग है कि जिनके मार्क्स कम होते हैं क्वालिफाई नहीं हो पाते यहाँ के कॉलेजेस में? तो मार्क्स कम वाले का चक्कर है कि यहाँ सीट्स अब जितनी है, मान लो सीट्स अगर ज़्यादा आ जाएंगी, रिजर्वेशन को थोड़ा ये कंट्रोल कर लेंगे। अगर रिजर्वेशन को सेट कर लेंगे, जो यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, हम ये नहीं कहते कि उसको कम ज़्यादा वो हम नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से वो कुछ रिजर्व सीटें वो ज़्यादा उसमें इसमें भी चली जाती हैं, रिजर्व कोटे में भी चली जाती है। जो बैलेंस जर्नल के लिए बचती हैं उसमें फिर लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड कॉलेज हैं, उसमें भी लिमिटेड कॉलेज में भी गवर्नमेंट कॉलेज वेरी वेरी लिमिटेड। और उसमें उसके बाद इन्होंने जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा खोले हुए हैं, वो ज़्यादा कॉलेज अगर उनकी बैकग्राउंड चेक की जाए तो वो पॉलिटिशियन के कॉलेज हैं। और वो पॉलिटिशियन के ही क्यों खुले गए, उसको भी चेक किया जाए, हम तो ये कहते हैं। तो आम आदमी अगर वो कॉलेज खोले, वो पॉलिटिशियन, उसमें भी वो जो उसकी पेड सीट्स हैं वो अनऑफिशियली पेड हैं। ऑफिशियली पेड चार्जेस कहीं डिस्प्लेड नहीं है, अनऑफिशियली चार्जेस पेड हैं, जिसमें 1-1 करोड़ की सीट मिलती है। वो ये चीज़ें हैं उसमें। ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन प्लान, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें शेयर कर रही है, न्यूज़ पे भी आ रहा है ऑपरेशन गंगा के नाम से इवैक्यूएट कर रहे हैं यूक्रेन से स्टूडेंट्स को। तो एज अ पेरेंट जिनके फैमिली मेम्बर्स यूक्रेन में, जिनके बच्चे यूक्रेन में हैं, तो आप पब्लिक को क्या बताना चाहोगे कि ये चीज़ें असल में वर्क कर रही हैं वहाँ पे? सर ये वर्क जो कर रही है ना, ये यूरोप बॉर्डर के पास से ही कर रही हैं, अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। हमारे बच्चे तो अभी तक वहीं पे ही बैठे हुए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनको इवैक्यूएट किया? इवैक्यूएशन गंगा जो है ना, वो यूक्रेन में कहीं नज़र नहीं आ रहा, इफेक्टिव नहीं है इन द कंट्री ऑफ यूक्रेन। ये अदर यूक्रेन के बाहर, यूरोप बॉर्डर्स के बाहर, यूरोप बॉर्डर में एंटर करने के बाद अगर इफेक्टिव इस तरीके से है कि बच्चे खुद उस बॉर्डर को क्रॉस करके वहाँ पहुँच गए हैं। अब ये नहीं पता कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग में इनकी कितनी हेल्प हो, हमें अवेयर नहीं है उस चीज़ के लिए प्रेजेंटली भी। पहले जब ये शुरू हुआ था ऑपरेशन गंगा, उस टाइम तो बॉर्डर क्रॉसिंग में भी कोई हेल्प नहीं थी इनकी। एट प्रेजेंट है या नहीं है ये मुझे नहीं पता बॉर्डर क्रॉसिंग में, क्योंकि वहाँ रश बड़ा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है इस चीज़ का किसी को नहीं पता। सपोज़ मैं आज उस बॉर्डर पे पहुँच जाता हूँ तो मैं 1 घंटे में वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करूँगा या 1 दिन में या 2 दिन में, ये चीज़ अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। ये चीज़ ना लाइट में किसी के लाई गई है, कितने बच्चे बॉर्डर पे कितने बजे पहुँचे और कितने बजे उन्होंने उसमें से आउट ऑफ 1000, सपोज 1000 पहुँचे तो 1000 ने कितने टाइम में वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो जो एक अपना शेल्टर है वहाँ पे उस कंट्रीज़ में, वहाँ तक कितने टाइम में पहुँचे, उसके बाद शेल्टर में कितना टाइम स्टे किया, शेल्टर से कब उन्होंने उस प्लेन को पकड़ा और कब इंडिया पहुँचे, वो सारा टाइम ये हाईलाइट होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है काफ़ी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट्स को हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, ऑपरेशन गंगा एंड काफ़ी कुछ है। तो इसके ऊपर एज अ पेरेंट उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी दी थी
कि और बाय फुट वो जाएं बॉर्डर पे आसपास, खार्किव से दूर चले जाएं, वॉर लगी हुई है। तो इस चीज़ पे आपका क्या रिएक्शन है? उन्होंने जो 2 अपनी एडवाइजरीज जारी की, स्टूडेंट के लिए ये चीज़ आसान है, मुश्किल है, या जो वहाँ फंसा हुआ है उस चीज़ को कैसे फेस कर रहे हैं? जो एडवाइजरी परसों आई थी, जिस एडवाइजरी के बेस पे हमारे बच्चे स्टेशन को छोड़ के टूवर्ड्स उस विलेज की तरफ गए जो पिसोचिन वगैरह है, तो वो एडवाइजरी भी बड़ी रिस्की थी। ऑन द वे उन पे जिस वे से वो जा रहे थे, रास्ते में कैंट एरिया था जिस पे उन्होंने अटैक किया, उस मिज़ाइल अटैक हुआ था। मिज़ाइल अटैक की वजह से वहाँ पे जो शेल तो इनके पास गिरा ही गिरा, उसके अलावा सराउंडिंग जो बिल्डिंग थी उसके शीशे इन बच्चों के ऊपर गिरे, और ये शीशे भी बड़े बड़े हैवी शीशे थे। जो ग्लासेस वहाँ विंडो ग्लासेस या काफ़ी बड़े बड़े शीशे बिल्डिंग में लगे, वो गिरे। उसकी वजह से इनको अपने आप को ज़मीन पर लेट के अपने आप को बचाना पड़ा। तो ये बाई रिस्की हो के ही वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे मतलब वो, और पहुँचने में उनको 3 घंटे लगे। बारिश थी, बर्फ़ थी, पैदल चलना, अननोन वे सारा। तो ये टफ़ है मतलब उनके लिए, बच्चों के लिए। वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने खाना भी नहीं मिला उनको, बेचारे बच्चे अब क्या करते वहाँ पे। नेट ऑफ करवा दिया, उसके बाद 6 बजे के बाद लाइट और नेट ऑफ करा दिया क्योंकि रिस्क की वजह से। हाँ, विदाउट फूड, उस नाइट तो विदाउट फूड रहे। नेक्स्ट डे इवनिंग में उनको जो वो एक सूप और ब्रेड स्टिक और ब्लैक टी मिली। थैंक यू गॉड, वो भी भाई वो एटलीस्ट बच्चों को इतना मिला, जरूर है कम कि से वो कम। कंसल्टेंट केयर कर रहे हैं, वो साथ में बहुत थे, किया कि वो साथ लेके गए उन्होंने। अराउंड 800 बच्चा वहाँ उस विलेज में अरेंज कराया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ हमारे को किसी ऑफिशियल को कह दिया जाए कि एक अननोन प्लेस में इन ऑन कंट्री विद इन 1 आवर कोई अरेंज करना हो, तो हम भी नहीं कर पाएंगे। वो उन्होंने एक आउट ऑफ द कंट्री जाके और उन्होंने ये चीज़ अरेंजमेंट की है कंसल्टेंट ने। तो जितने भी दिनों से प्रोसेस चल रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, इसके बीच में आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यूक्रेन से आई हो आपके बच्चों के थ्रू, या उनके जो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कि इस प्रोसेस के बीच में करप्शन कहीं वो फेस कर रहे हैं, उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं, कोई चार्जेस, या फिर इंडिया वापस आने के लिए रिटर्न टिकट को प्राइस बहुत बढ़ा दिया, या क्या उस चीज़ में आपको इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? प्राइस तो सबको पता ही है कि ये जब इन्होंने एडवाइजरी जारी की थी उसके बाद हमारे बच्चों ने भी बुकिंग करा ली थी, लेकिन इन्होंने एयर इंडिया से नहीं कराई थी। एयर इंडिया के चार्जेस इन्होंने फ़्लाई दुबई से कराई थी। फ़्लाई दुबई की टिकट इनकी 45 की हुई थी, और इंडिया की अराउंड मुझे नहीं पता एग्जैक्टली प्लस, लेकिन 65 और 70 के अराउंड थी, जो जितना मैं अवेयर हूँ उस चीज़ के लिए। तो इनकी टिकट 24 की थी, 24 ऑफ दिस फेब। जब हमने फर्स्ट टाइम बच्चे भेजे थे सितंबर में, तो 24-25,000 के करीब भेजे थे। नॉर्मल रेट अब हमने 24। 50,000 तक बच्चों की टिकट खरीदी थी, लेकिन वो तो चलो पहले ही अटैक हो गया, हमारे बच्चे आ नहीं पाए। इट मीन प्राइस ऑलमोस्ट डबल्ड है। ऑलमोस्ट हाई थे, लेकिन ये देखो ना, अब हमारी कंट्री की एयरलाइंस, हमारी कंट्री के बच्चे, उनके लिए प्राइस हाई है, और हमने हमारे बच्चों ने दूसरी एयरलाइंस कराई है दुबई की, उसके प्राइस लेस थे और सेम प्लेस से। तो इसका मतलब हमारी कंट्री को तो एटलीस्ट उनसे कम लेके चलना चाहिए। हमारी कंट्री उससे ज़्यादा चार्ज कर रही है। इनका कंट्रोल ही नहीं है अपनी एयरलाइंस पे, या अपने सिस्टम पे नहीं कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट या एम्बेसी ने वहाँ बच्चों से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई पैसे डिमांड किए? एम्बेसी का तो अभी नहीं पता, लेकिन वहाँ जहाँ बच्चे अभी ठहरे हुए थे, वहाँ कल 2 बसें वहाँ से रिलीज़ हुई हैं। उड़ीसा के स्टूडेंट थे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे से $200 उन्होंने डॉलर पर स्टूडेंट लिया है। और ये भी आज हमें पता लगा कि हमारा अभी कांटेक्ट नहीं हो रहा, कि हमारे से भी $500 बस चार्जेस मांग रहे हैं। तो हमने उनको मना नहीं किया, हम पे कर देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमें कैश में दो। और कैश फैसिलिटी अब हम यहाँ कैसे, वहाँ कैश कैसे भेजें? उनके पास अवेलेबल ही नहीं है कैश। उसके बाद हमारा अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने बस फाइनली अरेंज कर ली, पे करके की है, विदाउट पेमेंट की है, चले या नहीं चले अभी तक नहीं पता। देखो यूक्रेन की बस है, अब नेचुरली वो चार्जेस तो लेंगे, इतनी दूर जब बच्चों को छोड़ने जाएंगे तो वो तो लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पास भी प्रॉब्लम है ना, कि हम कहाँ से बच्चे कहाँ से दें पैसे? बच्चों के पास तो पैसे है ही नहीं। जैसे ये सुनने में आए गवर्नमेंट करी, हम टोटल एक्सपेंडिचर हम बियर करेंगे, उसमें फूड हो, बस हो, या बाई एयर का हो। अब ये नहीं पता कि ये वाला बस जो अगर वो मांग रहे हैं वो बियर करेंगे, या ये क्या सिस्टम, अभी हमें क्लियर नहीं इस चीज़ का कुछ भी। तो थोड़े दिन पहले एक इंडियन स्टूडेंट की डेथ हुई थी, फर्स्ट इंडियन जिसकी डेथ हुई थी ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट इन यूक्रेन। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट फेल हो गई है प्रोसेस में इवैक्यूएट करने के स्टूडेंट को, क्योंकि वहाँ लोग मर रहे हैं, स्पेशली इंडियन? बिल्कुल, ये इसमें प्रॉब्लम इसी वजह से हुई है, उन्होंने डिले से एडवाइजरी डिलेड एडवाइजरी है, उसकी वजह से वो बच्चे वहाँ से निकल नहीं सके टाइमली। अटैक मिडनाइट में हुआ। इन्होंने जो फर्स्ट एडवाइजरी आई थिंक 15 फेब को की है, और उसमें भी कोई ऐसा हार्ड एंड टफ उन्होंने एडवाइजरी नहीं थी कि वो कह रहे जो दोज पर्सन फील टू मतलब कि फ्री हैं वो वहाँ से अपना इवैक्यूएट हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो फ्री नहीं है वो भी आ जाए। उन्होंने कहा जो फ्री हैं वो आ सकते हैं, जिनको नेसेसरी नहीं है वहाँ रहना। अगर वो ऐसी एडवाइजरी जारी करते कि आपको आना ही पड़ेगा, यहाँ अटैक होने वाला है, या
भी यहाँ काफ़ी सीरियस इश्यूज हो सकते हैं, तो आप इमीडिएटली निकल आइए। वो सेकंड एडवाइजरी में 18 में थोड़ा सा वो टफ हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था हम एयर इंडिया की फ़्लाइट चला रहे हैं, जो कि आई थिंक फर्स्ट फ्लाइट 22 को आनी थी, उसके बाद सेकंड फ्लाइट तो आ ही नहीं सकी। तो ये इसमें भी एक डिले या कह लो लैग रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिले कह लो, प्रॉपर कम्युनिकेशन ना मान कह लो, ये चीज़ें हैं उसमें। तो आपके जो मतलब आपके बच्ची उधर हैं यूक्रेन में, तो उनके थ्रू आप कोई हमें मतलब पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे उनका एज अ पेरेंट, जो उन्होंने आपको कहा हो कि ये प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जो वो गवर्नमेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं? देखो, प्रॉब्लम तो हमने आपको बता ही दी है कि वो किस सिचुएशन में है। उनको अभी यही नहीं पता कि हम यहाँ से कब इवैक्यूएट होंगे, वो कैसे होंगे, उसका क्या वे आउट होगा, कौन इवैक्यूएट कराएगा, किधर के लिए कराएगा। जैसे ये रशिया के लिए कह रहे हैं कि हमारी बात होगी है, रशिया में 130 बसेस खड़ी हैं, वो रशिया में खड़ी हैं, रशिया में पहुँचना कैसे है, रशिया तक जाने के लिए इनकी क्या बात हुई है गवर्नमेंट से, उसको वे क्लियरली कहीं भी किसी भी चैनल ने उस चीज़ को क्लियर नहीं किया। सिर्फ इतना बता रहे हैं कि 130 बसेज रशिया ने अरेंज कर रखी हैं, रशिया तक पहुंचना है या रशिया वाले बसें इनके लोकेशन तक पहुंचेंगी, वो किसी को अभी तक क्लियर नहीं है। तो मैसेज यही है कि हमारे बच्चे जो इस बेसिकली ज़्यादा खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, उनके कंसल्टेंट ने तो उनको उस लोकेशन पे पहुंचा दिया है, और दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरी सिटीज़ में खार्किव के अराउंड में उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या आगे फर्दर प्लान है, वो हमारे अवेयर नहीं है कि वो उनका इस प्रेजेंट पोजीशन क्या है और फ्यूचर प्लान क्या है, वो अभी तक हमें नहीं पता, गवर्नमेंट की तरफ से भी ना बच्चों की तरफ से। बच्चों के दिमाग में बस इतनी बात है, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बस उनको ये है कि भी बॉर्डर तक जाना वही तो सबसे मुश्किल काम है, बॉर्डर के आगे तो है ही है। ये बातचीत से ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो कंसल्टेंट ने की है। कंसल्टेंट ने मैं काफ़ी मदद की, जो उसके आसपास वहीं पे ठहरे हुए थे, उन्होंने काफ़ी उनको गाइड किया या हेल्प की है जितनी वो कर सकते थे। ये चीज़ है, उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया। चलो वो पैसे अब वो लेंगे या वो जो यूक्रेनियन पीपल ले रहे हैं, जो बसेज अरेंज कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट वो फैसिलिटी किसी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, रिस्क में रहकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। और ये बॉर्डर के उस पार बैठ के ही इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फुलफ़िल कर दिया, सक्सेसफुल कर दिया प्रोजेक्ट। अगर वहाँ पे आप ना भी जाते, ये मिनिस्टर लेवल के लोग वहाँ पे ना भी जाते ना, और ओनली एयरक्राफ्ट भी चले जाते, तो बच्चे एयरक्राफ्ट को पकड़ सकते थे, उसमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर जाना था तो इस कंट्री में जाते, इस कंट्री में कहीं लैंड कराते, या इस कंट्री से बाई बसेस से कहीं नियरेस्ट बॉर्डर पे पहुंचाते बच्चों को। वो चीज़ अभी तक किसी सिंगल पर्सन के साथ भी नहीं हुई है। और जो उनकी एजुकेशन का क्या स्टेटस है, जैसे वहाँ वॉर लगी हुई है, अगर कंडीशंस नॉर्मल होती हैं तो आगे क्या उनकी पढ़ाई को लेके स्टेटस रहेगा? एजुकेशन का तो देखो अभी ना हमें पता है, ना इनके कंसल्टेंट्स को पता है, ना बच्चों को पता है, क्योंकि अभी तो वार चल रही है। वार बंद होने के बाद क्या इनकी ट्रीटीज़ होंगी या क्या इनके एग्रीमेंट्स होंगे कंट्रीज़ के, कौन कंट्री वहाँ पे बैठेगा आके, या ये वही रहेंगे प्रेसिडेंट्स या चेंज होंगे, ये तो वार एंड होने के बाद, वार क्लोज होने के बाद ही डिसीजन हो पाएगा। तो एज अ पेरेंट आप बाकी पेरेंट्स को ये चीज़ रेकमेंड करोगे, इंडिया की कंडीशंस को देखते हुए, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की कंडीशन है, इंडिया का एजुकेशन का सिस्टम देखते हुए, आप उनको रेकमेंड करोगे अपने बच्चों को यूक्रेन वॉर के बाद भेजें पढ़ने के लिए बाहर? ये तो सिचुएशन उस टाइम बताएगी कि वो सिचुएशन क्या बनती है आने वाले समय में। वार सेटल होने के बाद भी वो उस कंट्री को कैसे सेटल करेंगे, दोबारा से उनका सिस्टम कैसे रन करेगा, कौन सी गवर्नमेंट रन करेगी, ये सारी चीज़ें उसके बाद की हैं। अभी तक तो ये चीज़ मैं खुद भी अपनी बेटी के लिए भी नहीं डिसाइड कर पाऊँगा कि वो उसके लिए अब आने वाले समय में क्या करना है, वो कैसे मैनेज करना है। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइंड में या गवर्नमेंट कोई प्लान कर रही है, जिस वजह से हमने वहाँ पे उन बच्चों को भेजते हैं या भेजा था, सिमिलर कंडीशंस या सिमिलर सिस्टम यहाँ स्टार्ट करके अगर करें, तो हम इंडिया को प्रेफर करेंगे। हमें क्या प्रॉब्लम है बाहर जाने में, हमें यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? हम तो ये कहेंगे यहाँ वहाँ कोई एडिशनल तो हमें कुछ मिलता नहीं है, कोई ये तो यानी कि इनकम सोर्स है हमारा, हम तो पढ़ने गए थे। वो पढ़ने वाला सिस्टम सेम जैसे वो करते हैं वैसा यहाँ करते हैं, हम यहाँ पे अरेंज रह जाएंगे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये है, एज अ पेरेंट जिनकी बेटी यूक्रेन में है वॉर के दौरान, आपका क्या मैसेज है गवर्नमेंट के लिए? इन शॉर्ट आपको एक कोई छोटा सा मैसेज आप गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि ये चीज़ है, ये आप हमारी आवाज़ सुनिए। एक ही कहना हम देख लो, ये कि जब बच्चे प्रॉब्लम में थे तो उनको चाहिए था कि अंदर जाके, जबकि वो तो गवर्नमेंट है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती थी ये चीज़। बच्चों को वहाँ से शायद मुझे लगता है फर्स्ट डे से ही निकाल लेना चाहिए था शायद। हमारे बच्चे मैं तो ये कहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें तो चलो वार तो बाद में आई है, बच्चे तो कई सालों से यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, कभी नहीं वार हुई। अब ये वार हो गई है, वार होने के बाद
ये रियलिटी पता चली कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, या ये कह सकोगे हम कितने उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। भाई अब ये प्रॉब्लम आई है, सपोज़ ये प्रॉब्लम दोबारा कभी आए तो इसको कैसे टैकल इन टाइम किया जाए, पहला तो मेरा ये जवाब है। दूसरा ये जवाब है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े, अगर वो सिस्टम यहाँ पे ही रन करे, गवर्नमेंट रन करे, ऐसा सिस्टम बनाए कि जैसे सिस्टम वहाँ पे चलते हैं वो एक फ़ॉरेन, समझ लो कि एक फ़ॉरेन कंट्री होके, एक यूरोपियन कंट्री होके, जिसकी करेंसी की वैल्यू हमारे से बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर तो नहीं लेकिन बेटर है, मींस फिर भी वो हमें कम पैसे में वो चीज़ यहाँ पर वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी करेंसी की वैल्यू उनसे कम है तो हमें वो चीज़ और सस्ती मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। उनकी गवर्नमेंट इतनी अच्छी थी कि जितने दिन बच्चे हमारे मेट्रो स्टेशन पे थे, तो अगर शायद इंडिया होता तो इंडिया के वाशरूम्स वगैरह बहुत गंदे रहते, लेकिन वहाँ पे अपने ड्यूरिंग वार मतलब वहाँ के लोगों ने जो गवर्नमेंट ड्यूटीज़ कर रहे थे, वाशरूम दिन में 6 बार साफ़ करने आते थे। हमारा इंडिया होता तो आपको खुद पता क्या होता। वाशरूम, मेट्रोज और रश भी था, ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग, मतलब कि सड़कें भी साफ हो रही थी साथ के साथ उनकी। मतलब कि अगर वहाँ अटैक भी होता था तो वहाँ का जो कारपोरेशन सिस्टम है, जो यहाँ का सैनिटेशन सिस्टम है, वो अटैक के बाद इमीडिएटली उसको क्लीन कर देता था। वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए ज़्यादा लॉयल हैं। ये मैं मानता हूँ कि इंडियन उतने लॉयल नहीं है, ये भी एक रीज़न है उसका हमारे यहाँ। वैसे यही पता लग रहा है कि वॉर के दौरान भी यूक्रेन की गवर्नमेंट पूरे 100% ट्राई कर रही है परफॉर्म करने की। एम्प्लॉयज़ भी देखो अपना प्रॉपर तरीके से लॉयल होके काम कर रहे हैं। हमारा इंडिया होता तो शायद नहीं करते, वो कोरोना में हम देख चुके हैं। थैंक यू बस। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको और अपडेट्स देते रहेंगे ऑन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रूथ स्कूप।